हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पे हम जो लेक्चर सीरीज चला रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, जो पहले से इस वीडियोस को देख रहे हैं उनको पता है कि हम इन पे रेगुलर वे में चैप्टर भी डिस्कस कर रहे हैं, प्लस इसके साथ साथ हम जो न्यूमेरिकल वगैरह हैं उनको भी हम शॉर्ट्स के थ्रू आप तक उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन पहुँचा रहे हैं। प्लस इसके साथ साथ अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लास्ट टाइम हमने इसमें पैरेलल और सीरीज के रेजिस्टर्स का डेरिवेशन देखा, प्लस उसके बाद शॉर्ट्स में हमने उसके न्यूमेरिकल को भी देखा। आज हम बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट की। अब जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट है इसके बारे में मैं अगर थोड़ा सा आपको पहले से बताऊं, आइडिया दूं, तो उसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारा किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, और जब वो करंट फ्लो करता है तो 100% ऑफ एनर्जी करंट फ्लो में किसी अप्लायंसेस में नहीं जा रही होती है, कुछ एनर्जी उसमें हीट में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी पूरे प्रोसेस को जब हम डिटेल में समझेंगे तो एट द एंड मतलब यही है कि कुछ एनर्जी हमारी हीट में यूज हो जाती है, उससे हम हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं उसी अप्लायंस को। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी अप्लायंस चलाया, जैसे पंखा ही है, मोटर है, कोई भी अप्लायंस है, तो कहीं ना कहीं वो हीटेड हो जाता है। तो ये जो इफेक्ट है किसी भी करंट का, जब करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट में, तो इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि होता क्या है। ठीक है, तमन इसका कोई एग्जांपल है कि हीटिंग इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो एक हेडिंग है, इसके थ्रू तू अगर कुछ बताना चाहिए भैया मैंने ये यहाँ पर एग्जांपल है इसका। हीटर। हीटर और क्या एग्जांपल है इसका? जब कोई बल्ब जलता है उसको छूने के बाद उसको हाँ वेरी गुड। देखते हैं तो जैसे पुराने टाइम पे हीट। बल्ब होते थे जो 100 वॉट के बल्ब, उनकी बात कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा हीटेड अप हो जाता है। येलो हालांकि अभी वाले। ये जो ट्यूबलाइट है वो भी थोड़ी हीटेड अप होगी। येलो वाले। येलो वाले ना, हाँ वही चीज। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में आपकी बुक में इसको कैसे समझा रखे, पहले उसको रीड करते हैं, उसके बाद उसको डिस्कशन करेंगे। इसमें कहा गया है कि जो अ सेल और अ बैटरी इज अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब सोर्स है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का, बट उसमें जो एनर्जी स्टोर है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है। अब होता क्या है उसके बाद कि ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन इनसाइड them a potential difference is set up which is responsible for the flow of current through any electric circuit। अब होता क्या है कि जब उसमें हम केमिकली जो हमने कंपोनेंट्स डाले हुए हैं उसकी वजह से वो हीटेड अप होगा, और जब वो हीटेड अप होगा तो वो जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर देगी। और जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हुआ बिकॉज ऑफ केमिकल एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट होने वाली है, जो रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी केमिकल एनर्जी से, तो उससे होता क्या है सो टू मेंटेन दिस फ्लो, जो ये फ्लो है, मतलब हमने पहले भी बात करी है कि किसी भी सर्किट में अगर इलेक्ट्रॉन्स का करंट फ्लो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू करंट अगर हमें फ्लो करना है तो उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कौन करता है? सेल मेंटेन करता है ना। अब उसके बाद इन्होंने कैसे बोला है कि जो ये सोर्स है ये कंटिन्यूसली क्या करता है, ये एनर्जी को प्रोवाइड करता है, लेकिन होता क्या है कि कुछ पार्ट जो है एनर्जी का वो क्या हो जाता है, वो प्रॉपर नहीं करंट की फॉर्म में यूज हो पाता, कुछ हीट की फॉर्म में भी हम देखते हैं कि वो यूज होता है, कंज्यूम होता है। ठीक है ना। और वो अगर हम देखें तो पूरा जितना मतलब 100% ऑफ जो हमारा एनर्जी था जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, उसमें से होता क्या है, कुछ अमाउंट हम यूजफुल वर्क में यूज करते हैं और कुछ अमाउंट हमारा हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है। प्लस रेस्ट ऑफ इट मे बी कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट बाय राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ अप्लायंसेस। और थोड़ा बहुत क्या होता है कि जो टेम्परेचर है अप्लायंसेस का, उसको टेम्परेचर को राइज करने में यूज होता है। यही कह रहा। अच्छा, इसमें जो ये हीटिंग अप्लायंस की हमने बात करी तो इसके थ्रू हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, मतलब इसका हीटिंग इफेक्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ है ना, हाँ है ना, कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक इसमें एक चीज और लिखी है, उसको कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हैं फिर इसको आगे हम बात करेंगे कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस। हाँ, कि अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, जैसे हमने बात करी अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट कम फ्लो होगा, तो यानी रेजिस्टेंस हाई होगा तो जो करंट था, जो एनर्जी उसे करंट में कन्वर्ट करनी थी वो उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, है ना।
अब इन्होंने क्या कहा कि जब हम ऐसा बहुत हाई रेजिस्टेंस का कोई कंडक्टर बनाते हैं, मतलब रेजिस्टेंस है जिसका बहुत हाई रेजिस्टेंस है, तो उसके लिए हम कौन सा मेटल यूज करेंगे, कौन सा मटेरियल यूज करेंगे? तो वो कौन सा मटेरियल होता है? निक्रोम वायर जो होती है वो हम यूज करते हैं। देन द वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट। अब उससे क्या होता है कि जब वो निक्रोम वायर है, वो तो रेजिस्टेंस उसका हाई होगा, जब उसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, और जब वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी तो होगा क्या? इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली गेट dissipated entirely in the form of heat. This is called the heating effect of current. अब होता क्या है कि वो पूरी एनर्जी को किस तरीके से ट्रांसफर कर देगा? हीट एनर्जी में। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बात समझ आ गई? क्या समझ आई? एक बार दोबारा से रिकॉल कर फटाफट। इसमें ये है कि थोड़ा लाउड बोलना। जब कोई इलेक्ट्रॉन से आएगा तेरे पास आएगा माइक? हाँ बोल। जब इलेक्ट्रॉन्स में हमें इलेक्ट्रिसिटी के साथ हीट भी फ्लो करवानी है, तो उसमें हीटिंग इफेक्ट आ जाता है। जब कोई एक मेटल होता है उसमें हाई रेजिस्टेंस होता है। हाँ ठीक है, यानी कि पूरी बात यहीं पर निकल के आती है कि जो एनर्जी थी वो कन्वर्ट तो होनी थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन अब वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? हीट एनर्जी में। बिकॉज ऑफ, अब अगर एक मेनली कंडीशन हम देखें तो उसकी एक ही कंडीशन है, वो क्या है कि भैया उसको जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अब उसका रेजिस्टेंस हाई है तो क्या हो जाएगा? हीट। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की जगह हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या ये जो हीटिंग एनर्जी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हम कहीं ना कहीं यूज भी करते हैं इस चीज़ को, इस एप्लीकेशन को हम यूज करते हैं। जैसे तो एक एग्जांपल दे रहा था मुझे, जो किसका था? हीटर का था। तो हीटर में भी हम ये यूज कर रहे हैं, ब्लोअर्स में भी हम ये यूज कर रहे हैं, गीजर्स में भी तो हम ये यूज कर रहे हैं। अलॉयज होते हैं ना, जिसकी वो पूरी रॉड होती है, वो आयरन की थोड़ी होती है, या वो सिल्वर स्टील की थोड़ी होती है, वो तो अलॉय होता है। तो यानी कि उसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा हाई होता होगा, है ना? तभी तो वो पानी भी गर्म कर देता है। सही बोल रहा हूँ, है ना? सो एट द एंड हमें क्या समझ आता है कि अगर मैं इसको एक शब्द में समझाने की कोशिश करूँ तो होता क्या है कि पहली दो चीजें हमें यहाँ पे समझ आएंगी। पहली चीज तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो कि अप्लायंस में गई, वो गई तो 100%, है ना? लेकिन वो 100% यूज थोड़ी हुई तो होगी, मान के चलो 80%। तो जो 20% है वो किस तरीके से यूज हुई? एनर्जी तो वो भी है ना। जैसे हम एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो ऐसी एनर्जी में भी वही चीज सेम अप्लाई होगी। तो जो एनर्जी नहीं हुई यूज इलेक्ट्रिकली, तो उसको हमने किस में कन्वर्ट हुई? एट द एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट हुई, है ना? हाँ सॉरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई ना यहाँ पर। वो 80% तो चलो मान के चलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, है ना? लेकिन जो बची 20% वो किस में होगी? हीट एनर्जी में। तो कहने का मतलब ये क्या है कि बेसिकली तो हमें ये समझ आता है कि भैया पूरी पूरी तो नहीं यूज होती, यूजफुल होती है 80%, 20% उस अप्लायंस को हीट करने में यूज होती है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको देखें तो हम निक्रोम वायर लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, और वो जो करंट फ्लो होना था उसको रोक के उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं, जिससे कि उस रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक करंट भी बोल देते हैं, है ना? तो हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल किसका दे सकते हैं? किसका दे सकते हैं? निक्रोम वायर का, ठीक है ना? ये बात समझ आ गई? इसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो यानी दो चीजें इसमें मेनली हमने ये दो चीजें तो समझी अभी तक, ठीक है? तेरी बुक कहाँ है साइंस की? कौन उठाएगा? उठा के लेके जा, ठीक है? अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं कि इसका एक डेरिवेशन दे रखा है, जिसको हम समझेंगे। आना इधर से, आ जा कैमरे के आगे से। क्या हो गया? आ गया कैमरा नहीं लाना बस। कौन सी बुक है? इसी में रखी थी? निकाल इसमें। चल ठीक है। तो ये बात आप भी सब ध्यान रखना कि अगर कोई भी चीज़, जैसे मैं भी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ या आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं, तो जैसे ये गलती कर रहा है कि बैठ के बस
कथा की तरह सुन रहे हैं, आप ही ये गलती मत करना। और अगर आप अभी तक कर रहे थे कि ये बस ऐसे मजे मजे के लिए तो मत ही देखना इस वीडियो को। अगर देखना है तो प्रॉपर बैठो, किताब लेके बैठो, और वहां पर जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको खुद से भी रीड करो, तभी चीजें समझ आएंगी। ऐसे क्या फायदा है? ठीक है, आज से ध्यान रखना इस चीज का। समझ रही? कोई भागवत थोड़ी चल रही है यहाँ पर, जीवन जीने के सूत्र सिखा रहे तेरे को। फिर ये बात समझ आ गई? अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मतलब कैलकुलेशन ऑफ अ हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर। कि अब ये हीट जनरेट हुई, यानी कि जिस हिसाब से हमने जो लॉजिक लगाया कि भैया इतना इतना हीट जनरेट होता है, तो उसको तो फिर इस हिसाब से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, है ना? तो उसकी क्या फॉर्मूला और कैसे डिराइव होता है उसको देखते हैं। ठीक है, अच्छा जो ये क्या बोलते हैं, आयरन है, आयरन जिससे हम प्रेस में बोलते हैं, जिससे कपड़ों पे करते हैं, उसमें ये हीटिंग इफेक्ट कैसे जनरेट होता है? मतलब क्या होता है उसमें ऐसा कि जो जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है? उसमें ये होता है कि एक मेटल होता है, और थोड़ा हॉर्स टाइप का मेटल होता है। उसमें हम कॉपर वायर क्या निक्रोम वायर, कोई हाई रेजिस्टेंस की वायर, फिलामेंट होता है उसका। हाँ, उसमें उसको कॉइल अप करते हैं। उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसमें, तो वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देने लग जाती है, तो वो जो पूरा मेटल है वो हीट अप हो जाता है, पूरा मेटल हीट हो जाता है। हीट हो जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ हीट। हीट कैसे कैलकुलेट होता है? कब? जब हम क्या करते हैं, जनरेटेड इन हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर, इन अ कंडक्टर। ये बात समझ आ गई? अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझने वाली चीज ये है कि अगर मैं मोटा मोटा समझूं कि दो फॉर्मूलेज अगर मैं यहाँ पे पहले डिस्कस करूं, जैसे इन्होंने भी जहां से इसको मतलब समझाया है कि हीट जनरेट होने का मतलब क्या है, कि अगर मैं करंट की बात करता हूँ कि जो हमने स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला पढ़ा सबसे पहले, आई मतलब करंट, जो चार्ज था, इलेक्ट्रिक करंट था, वो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। कि भैया इतना चार्ज इतने समय में निकला, यही तो बात करेंगे। मतलब 1 कूलम इक्वल्स टू 1 एम्पियर अपॉन 1 सेकंड, ये हम मोटा मोटा समझते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और एक कूलम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है? 6.28 इंटू 10 की पावर 18 -18, है ना? तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि जो बेसिक है कि करंट, हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर? करंट की तो बात कर रहे हैं। और दूसरा हम किसकी बात कर रहे हैं? हीट। हीट की, यानी कि वर्क डन हो रहा है। वर्क डन किसके बराबर होता है? जूल्स। जूल। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि W इक्वल्स टू Q इंटू वी। अगर हम करंट के सेंस में बोलेंगे तो ऐसे तो बोलेंगे कि चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो चार्ज फ्लो होगा, बट रेजिस्टेंस था बीच में। तो काम तो हुआ, लेकिन उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? हीट में। ये बात समझ आई? तो इन्होंने यहाँ पर कैसे समझाया कि एज अ कंडक्टर, एज अ रेजिस्टर वायर, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो कंडक्टर है वो क्या है? एक रेजिस्टेंस वायर है, which resist the flow of current through it, जो क्या कर रहा है? करंट को रोक रहा है फ्लो होने से। ये बात समझ आई? तो होता क्या है कि सो वर्क मस्ट बी डन बाय करंट सोर्स फॉर कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ द करंट। अब हुआ क्या कि भैया हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक रेजिस्टर लगा हुआ है और काम होना है, तो हम उसको काम के हिसाब से ही मानेंगे ना। कैलकुलेट हम उसको कैसे करेंगे? वर्क वर्क डन हुआ है, यानी कि कुछ कि W इक्वल्स टू Q इनटू V। ये बात समझ आई? We can calculate the work done by the source when the current flow through a wire of resistance when an electric charge Q moves against the potential difference, then यानी कि अगर मैं यहाँ पे अज्यूम कर लूँ कि हुआ क्या है, रेजिस्टेंस हुआ है, तो मतलब मोटा मोटा अगर मैं समझाऊँ कि जो वर्क डन हुआ किसके बराबर होगा? चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात समझ आई कि अमाउंट ऑफ वर्क कितना हुआ होगा कि भैया इतना चार्ज है और इतना पोटेंशियल डिफरेंस था। ये बात क्लियर हो गई? तो इसी को मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। मतलब ये डेराइव वगैरह होने के लिए नहीं आते, बस मैं इसका फॉर्मूला तुम्हें समझ आ जाएगी कैसे बना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है,
अब ये तो पहली चीज होगी। अब दूसरी बात मुझे पता है कि करंट, जो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, करंट की, तो करंट किसके बराबर होता है सब? कॉलम अपॉन टाइम, करंट अगर मैं आई की बात करूँ तो करंट बराबर होता है क्यू चार्ज अपॉन अपॉन टी। टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे से इसको डराइव करूंगा तो करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम किसके बराबर हो जाएगा? चार्ज के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? तो यानी कि ये चीज हमने समझी। और मैं अगर ohms लॉ ले लूं तो रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है साहब? वी V अपॉन अपॉन आई। आई। और यहाँ पर से R इंटू आई इक्वल्स टू वी, ये भी बोल सकता हूँ मैं, है ना? ये बात समझ आ गई? तो जो मैंने पहली इक्वेशन ली थी उसमें मैं अगर ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन को प्लेस करने की कोशिश करूँ तो कैसा बन जाएगा, इसको देखते हैं हम। ठीक है, ये बात समझ आई? अब अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पर देखना कि W तो ऐसे कैसे रहेगा, वर्क डन तो हुआ है सब। Q किसके बराबर है? I मल्टीप्लाई बाय T के बराबर है ना? हाँ, और ऐसे ही V किसके बराबर है? आर V इंटू आई। R इंटू आई के बराबर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो I दो बार है ना? I दो बार है तो क्या हो जाएगा? आई I स्क्वायर स्क्वायर आर टी R टी। T। ये वर्क डन हो गया। ये किसका फॉर्मूला हो गया? हीट, अब हमने यहाँ पे इसको वर्क डन बोला, लेकिन वर्क डन किस फॉर्म में हो रहा है हमारे पास? हीट एनर्जी है ना? कि अगर मैं इसमें जैसे बुक्स में इसको मेंशन कर रखा है कि assuming that all electric work done on electric energy consumed it converted into electric energy। जो ये वर्क डन हुआ, ये तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो थी वो तो ये किस फॉर्म में है काम? हीट में ना। तो मैं वर्क डन को किस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ यहाँ पर? हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये बात समझ आ गई? तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? हीट का। ये बात क्लियर हो गई? ऐसे हम इसको जाके सिमिलर फॉर्मूले को हम पावर में भी समझेंगे आगे जाके। बट ये चीज ध्यान रखना कि हमने कैसे निकाला। हमने सबसे पहले किसकी बात करी यहाँ पर? वर्क डन की बात करी ना, है ना? और वर्क डन हमने किसके बराबर माना कि भैया यहाँ पर जब हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस तो चार्ज के बराबर होगा। और हमें पता है कि यहाँ पे से मैं Q की वैल्यू निकाल सकता हूँ और मैं V की वैल्यू निकाल सकता हूँ। उसको मैंने दोनों को निकाला और इसमें पुट कर दिया। तो मेरा फॉर्मूला फाइनली क्या बन गया? H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। सिंपल सी बात, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोल सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना, ये क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीटिंग। ये बात क्लियर होगी? इसमें कोई डाउट नहीं? पक्का? ठीक है। अब देखते हैं कि दिस लॉ एम्प्लाइज द हीटिंग प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टर इज। अब यहाँ पे इसको समझते हैं कि जब हीट अप्लाई हो रही है तो किस किस के प्रोपोर्शनल होगी? डायरेक्टली करंट के, कि जितना करंट उतनी हीट, जितना रेजिस्टेंस उतनी हीट, जितना टाइम उतनी हीट। तो मतलब सबके क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तीनों ही तो ऐसी कंडीशंस हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो कि अप्लाई हो रही होंगी या जो होती हैं जब हम करंट पास कर रहे हैं किसी भी अप्लायंस से और उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाए। ये बात समझ आ गई? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। क्या समझ आया था तेरे को इसमें? इसमें ये था कि जब जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी, कॉलम इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम उनके फॉर्मूलाज को निकालते हैं तो उनका अलग अलग फॉर्मूला इंडिविजुअल होता है। तो जब उनको सब्स्टिट्यूट करके इस वर्क डन वाले उसमें डालेंगे फॉर्मूला में, तो आई टी जो होता है चार्ज मतलब बेसिकली उनकी जो हमने ऊपर लिखा तो हम इनको और सब्स्टिट्यूट करके और सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यही तो कह रहे हैं हम। जैसे हम मैथ्स में सिंपलीफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे उसको डेरिवेशन बोल देते हैं हम। इतनी तो बात है। अब ये तो तेरे दिमाग में भी आएगा कि भैया Q बराबर, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये फॉर्मूला होता है लेकिन वहां पर ये नहीं दे रखी तेरे को वैल्यू Q और V की, वहां पर तेरे को वैल्यू दे रखी I की, R की और T की। तू है एक सेकंड, मुझे पता है कि मैं Q को भी I और T की फॉर्म में लिख सकता हूँ, V को भी मैं R और I की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मिल गया ना मेरे को। तो डराइव करने का क्या पता कहीं पर ऐसे दे दे, सिंपल सी बात है। या कहीं पर मुझे यहाँ पर से हीट दे रखी हो, ये दे रखी हो, रेजिस्टेंस निकाल लो। तो कहने का मतलब क्या है कि तो मरोड़ो फाइनली हमें डराइव करके वैल्यूज पता होनी चाहिए। ये बात समझ आई?
सो फाइनली अभी हम इस वाले पूरे टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक वो वाला है कि ग्रैपिंग वाला है, कि इसको समझो पहले, ठीक है ना। ये एक अलग से एक टॉपिक आता है हीटिंग इफेक्ट की, अगर हम बात करें। कल हालांकि संडे है, बट हम कोशिश करेंगे कि इसका भी हम एक आपको न्यूमेरिकल, एक या दो न्यूमेरिकल दे पाए, जिससे कि आपको ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का समझ आ जाए कि इसमें हुआ क्या। जैसे हमने पहले बात करी किसकी, कि हीटिंग होती क्या है, नीक्रोम वाई के हमने एग्जांपल लिया, नॉर्मल भी हमने एग्जांपल लिया। उसके बाद हमने उसकी पूरी कंडीशन को ड्राइव करके देखा कि उसका एग्जैक्टली फॉर्मूला कैसे निकलेगा। फिर कल हम उसके शॉर्ट्स में, और हम शॉर्ट्स में जो न्यूमेरिकल्स है उसको डाल रहे हैं कि आप डायरेक्टली उनको अलग से भी कभी देख पाए, आपको पूरा वीडियो को गो थ्रू ना करना पड़े, है ना। सो उसमें भी मैं मेंशन कर देता हूँ, और आपको जो कल क्वेश्चन भी दिया था मैंने, अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया तो प्लीज उसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर भी मेंशन कर सकते हैं। एंड इसमें कंसिस्टेंट रहिए, और जैसे आज वो कि किताब लेके बैठ के पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वीडियो आप कोई सी भी देख रहे हो, जरूरी नहीं मेरी देख रहे हो, है ना। तो कभी भी आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने हाथ में कॉपी पेन और बुक जरूर रखें, कि जहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको लिखो, है ना, और उसको मेंशन करो कि ये चीज मैं पढ़ सकता हूँ, ये चीज ये मेरे को इजी कर देगी इस टॉपिक के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही।